Hello, dear student. Today we discuss about fifth part of इस्लाम जो हम पढ़ रहे हैं द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। इस्लाम का उदय विस्तार किस तरीके से हुआ, इसके फोर्थ पार्ट हम पहले कर चुके हैं कि स्टार्टिंग में कैसे खलीफा आए थे या मोहम्मद पैगंबर आए थे, उसके बाद उसको आगे किन खलीफाओं ने संभाला था। 4 खलीफा थे। उसके बाद इस्लाम धर्म के टुकड़े हो गए थे, जैसे कुछ सिया और सुन्नी आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, लोग अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगे थे। उसी तरीके से फिफ्थ पार्ट हम पढ़ रहे हैं इस्लाम के उदय का। तो जो पहले हमने डिस्कस किया था वो सल्तनत के बारे में डिस्कस किया था कि सल्तनत किस तरीके से उदय हुई थी, धर्म युद्ध कैसे हुए थे। जो 3 धर्म युद्ध हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था को। और उसके बाद हमने इसके कारण भी जाने थे। तो उसके आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन अरेबिया। अरेबिया में एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई, देखो किस तरीके से चारों तरफ हमें हरियाली दिख रही है। अरेबिया में इस तरीके से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन अरेबिया। इकोनॉमी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द सेटल्ड पॉपुलेशन इन द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज। नई अधिकृत क्षेत्रों में कृषि आबादी का मुख्य व्यवसाय था और कोई रोजगार था नहीं उस टाइम पीरियड में, तो इसीलिए लोग जो आते थे वो लोग खेती करके ही अपना गुजारा करते थे। तो जो उनके जीवन का मेन व्यवसाय था वो खेती था। द स्टेट हैड कंप्लीटेड कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। राज्य जो था उसका ही अधिकार होता था जितनी भी जमीन थी उस टाइम पीरियड पे। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। और जो राज्य था उसकी इनकम का मुख्य जो सोर्स था वो था राजस्व, यानी कि जो उनका लैंड रेवेन्यू मिलता था। इन द लैंड in the land conquered by the Arabs that remained in the hand of the owner was subjected to the tax खराज which varies from half to fifth of producer। अरबों पर विजय प्राप्त भूमि में जो मालिक के हाथों में बने रहे थे कर खरीज के अधीन थे, जो उपज के आधे से 5वें हिस्से में भिन्न होते थे। यानी कि जितनी उपज होती थी ना उसके आधा, उपज का आधा और उसका 5वां हिस्सा वो खरीज या कर के रूप में ले लेते थे। टैक्स को उस टाइम में खरीज कहा जाता था। मुस्लिम पेड 1/10 ऑफ प्रोड्यूसर एज टैक्स। जो दूसरे लोग थे उनसे तो 1/5 लेते थे और जो मुस्लिम थे वो 1/10 का ही भुगतान किया करते थे। यानी कि यहाँ भी मुसलमानों को उन्होंने एक सहूलियत दी हुई थी। सिंस द मुस्लिम हैड टू पे लेस टैक्स द नॉन मुस्लिम स्टार्टेड कन्वर्टिंग इस्लाम विच रिजल्टेड इन शॉर्टफॉल। चूँकि मुसलमानों को कम कर देना पड़ता था इसलिए गैर मुस्लिम लोग भी थे ना, उन्होंने भी मुसलमानों का धर्म अपनाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके जीवन यापन के लिए और कोई चारा तो दूसरा था नहीं। उनको अपना जीवन यापन अच्छे से करना था, टैक्स पेमेंट करनी थी नहीं, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मुसलमान बन के अगर टैक्स से बच सकते हैं तो उन्होंने टैक्स से बचना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से उन्होंने मुसलमान धर्म को अपनाना स्टार्ट कर दिया। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन वाज अडॉप्टेड। इस समस्या को दूर करने के लिए कराधान की एक समान नीति अपनाई गई थी, यानी कि मुसलमान लोगों को मुसलमान धक्के से किसी धर्म को अपनाने की ज़रूरत ना पड़े। मेजर्स अडॉप्टेड बाय द स्टेट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन द स्टेट supported irrigation system such as constructions of dams, canals and wells। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य ने बांध, नहरों और कुओं के निर्माण जैसे सिंचाई प्रणालियों का समर्थन किया था। कृषि का विकास करने के लिए अरेबियन सिटी में नहरें बनवाई, बांध बनवाई, कुएं बनवाई, सिंचाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट वो लेके आए। इस्लामिक लॉ गिव टैक्स कंसेशन टू पीपल हु बोथ लैंड अंडर कल्टीवेशन। इस्लामी कानून में उन लोगों को कर में रियायत दी जाती थी जिन्होंने खेती के तहत भूमि खरीदी हो, यानी खेती करने के लिए जो किराए पे लैंड लेते थे या भूमि खरीदते थे उनके टैक्स में कमी की जाती थी। Even in the absence of major technological change, the cultivation land expand, the productivity rose because of peasant इनिशिएटिव एंड स्टेट सपोर्ट। प्रमुख तकनीकी परिवर्तनों की अनुपस्थिति में भी किसानों की पहल और राज्य के समर्थन के कारण खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ और उत्पादकता भी बढ़ी। यानी कि इस्लामी धर्म में इस्लाम के जो लोग थे वो भी खेती के को प्रसार पर बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। तो जो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी का अभाव था, फिर भी उन लोगों ने टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए काम किया। Crops like cotton, orange, bananas, spinach and brinjals were grown and exported to Europe।
कपास, संतरे, केले, पालक, बैंगन जैसे फसलों को उगाया और यूरोप में निर्यात किया। ये देखो अर्बनाइजेशन हुआ सिटी इन इस्लामिक में, किस तरीके से लोग शहरों में बसना स्टार्ट किए, कितनी भीड़ दिख रही है आप लोगों को शहर में, तो ये उनका अर्बनाइजेशन हुआ। अर्बनाइजेशन सिटी इन द इस्लाम वर्ल्ड, इस्लामिक कल्टिवेशन फ्लोरिस्ड अलोंग विद द ग्रोथ ऑफ ए नंबर ऑफ सिटीज़, इस्लामी सभ्यता में कई शहरों का विकास के साथ बढ़ी। मैनी न्यू सिटीज़ वर फाउंडेड टू सेटल द अरब सोल्जर्स, सम ऑफ दीज गैरिएजर सिटीज़ वर खूफा एंड बसरा इन इराक एंड फुटेस्ट एंड केरियो इन इजिप्ट। अरब सैनिकों को सुलझाने के लिए कई नई शहरों की स्थापना की थी। अरब जो सैनिक थे वो आपस में लड़ रहे थे, तो अलग अलग सिटी की स्थापना की थी। इसमें से गैरिसन शहर इराक में खूफा और बसरा है, और मिस्र में फस्ट और कहिरा थे। यानी कि ये 4 शहर मुसलमानों के सैनिकों के लिए बसाए गए थे। Ordinary citizens and soldiers lived in the outer circle, each with its own mosque, church and synagogue, subsidiary market and public bath. सामान्य नागरिक और सैनिक बाहरी मंडल में रहते थे, जिन्हें प्रत्येक अपनी मस्जिद, चर्च या सभा स्थल, सहायक बाजार और सार्वजनिक स्नान के साथ था। यानी कि उनको सब सुविधाएं मिली हुई थी। जो भी सैनिक थे वो उनको हर चीज़ की चाहे वो मार्केट हो या वो पब्लिक बाथ हो, हर एक चीज़ की सुविधा उनको मिलती थी। At the outskirts were houses for urban poor, a market for vegetable and fruits, caravan situations and unclean shop, that is those dealing with टिनिंग एंड बसरिंग। बाहरी इलाके में शहर के जो गरीब लोग रहते थे उन्हें सब्जियों और फलों, कारवां स्टेशन और अशुद्ध दुकानों के लिए बाजारों, जो कमान और कसाई से निपटने वाले थे। गरीब लोगों के लिए अलग ही फल सब्जियों की दुकान होती थी, अलग तरीके से ही वो पैसे कमा सकते थे। तो इस तरीके से उस टाइम अमीर और गरीबों में भी लोग आपस में बंटे हुए थे। अमीर लोग थे वो अच्छा जीवन यापन करते थे, किसान खेती करते थे, खेती की पैदावार बढ़ी थी, और जो गरीब लोग थे वो लोग मतलब अपने अलग स्थानों पे ही अपना जीवन यापन करते थे। Geography favored the Islamic empire in trade. The Muslim world was spread between the trading zone of Indian Ocean and the Mediterranean. The Arabs and the Iranis monopolized the maritime trade between China, India, Europe for 5 countries. भूगोल में ने व्यापार में इस्लामी साम्राज्य का पक्ष लिया। यानी कि जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो बताती हैं कि इस्लाम में जो ट्रेड करना है वो बहुत ही पॉजिटिव है। मुसलमान दुनिया हिंद महासागर और भूमध्य सागरीय व्यापार क्षेत्रों के बीच फैल गई थी। यानी कि मुस्लिम है वो हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक फैल चुका था। अरबों और ईरानियों ने 5 शताब्दियों तक, जो अरब और ईरानी थे उन्होंने 5 शताब्दियों तक 5 देशों के पर अधिकार जमाए रखा था, चीन पर, भारत पर, यूरोप पर, और ये हिंद महासागर से भूमध्य सागर के बीच जितने भी देश थे उन पर। यानी कि जो अरब और ईरान के मुसलमान थे वो आपस में फट भी चुके थे, आपस में उनकी लड़ाइयाँ होती थी, और उन्होंने अलग अलग हिस्सों पर अपना अधिकार बना रखा था। 2 प्रमुख व्यापारी मार्ग लाल समुद्र और फारस की खाड़ी थे। यानी कि 2 मेजर जो ट्रेडिंग रूट्स थे उनके व्यापार करने के लिए, एक तो वो रेड सी था और दूसरा था पर्शियन गल्फ। मसालों, कपड़ों, चीनी मिट्टी के बर्तन, बंदूक, पाउडर जैसे लंबी दूरी के व्यापार के लिए वो उच्च मूल्य वाले सामान लाल समुद्र में एडन और अयोध्या के बंदरगाह और फारस की खाड़ी में सिर्फ और बसरा को आपूर्ति की गई थी। यानी कि उनको बहुत दूर जो सामान भेजने पड़ते थे वो बीच में बंदरगाह का यूज़ करते थे। वो जो बंदरगाह थी वो रेड सी का भी यूज़ करते थे और पर्शियन गल्फ का भी यूज़ करते थे। रेड सी में वो जो सामान भेजने के लिए यूज़ करते थे उसको बोलते हैं एडन और अयोध्या, और जो वो बसरा में बंगाल फारस की खाड़ी में जो यूज़ करते थे वो था बसरा और सिरफ। उसके बाद है समंदर कंद। टॉक्सोकियाना वाज एन इम्पोर्टेंट लिंक इन द ट्रेड विच एक्सटेंड नॉर्थ ऑफ रसिया, स्कांडिविया और फॉर एक्सचेंज ऑफ यूरोप गुड्स मेनली फॉर स्लेविक कैपिटिस। कहते हैं कि जो समंदर कंद था टाकोसियाना व्यापार में एक महत्वपूर्ण लिंक रखता था। रूस और स्कैंडिनेविया को यूरोपीय जो वस्तुएं थी उनको भेजता था, और उन लोगों को जो कैदियों के रूप में रहते थे वहाँ पे उन लोगों को वो मुख्य रूप से प्रोवाइड करता था महंगे दामों पर। इस व्यापार में इस्लामी सिक्के का इस्तेमाल किया गया। इस्लामिक कॉइन्स वर यूज्ड इन द ट्रेड। यानी कि इस्लामों का व्यापार बढ़ने के साथ साथ सिक्कों का भी चलन बढ़ने लग गया। खलीफा और सुल्तानों की अदालतों के लिए यहाँ नर और मादा दास भी खरीदे गए। मेल एंड फीमेल स्लेव्स वर ऑल्सो परचेज हेयर फॉर द कोर्ट ऑफ खलीफाज एंड सुल्तान। यानी कि जो ये कैदी कंट्रीज़ थी जिन पे ये लोग राज कर रहे थे वहाँ से उन्होंने फीमेल मेल स्लेव्स भी वहाँ से परचेज किए।
द फिजिकल सिस्टम एंड मार्केट एक्सचेंज इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। तो इसी तरीके से वित्तीय जो प्रणाली थी या बाजार में जो खरीद लेन देन का मामला था उसने धन की महत्व बढ़ा दिया था इस्लामिक टाइम पीरियड में। सोना चांदी तांबे के सिक्के को माल और सेवाओं के लिए भुगतान के लिए खनन प्रसारित किया जाने लगा। कॉइन्स ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर वर मेंटेन्ड द कैलकुलेट टू पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। उस टाइम मेथड क्या था पेमेंट का, किस तरीके से बिजनेस वो कर सकते थे। देखिए, Muslim developed a sophisticated methods of payment business organization by introducing letter of credit and bill of exchange. It is regarded as one of the greatest contribution of the Muslim world to the method of payment and business. मुसलमानों ने क्रेडिट लेंटर और एक्सचेंज बिल पेश करके भुगतान का एक परिष्कृत पद्धति की थी। इस भुगतान और व्यापार के तरीकों से मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा योगदान हुआ, यानी कि बिल के माध्यम से एक्सचेंज के रूल्स उन्होंने अपनाए, क्रेडिट के रूप में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की, एडवांस टेक्निक्स में वो लोग पेमेंट करते थे, चेक देते थे। उस टाइम पीरियड में भी वो लोग ड्राफ्ट देते थे, चेक के थ्रू उन्होंने पेमेंट की थी। व्यापारियों और बैंकरों ने भुगतान के इन तरीकों का इस्तेमाल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित कर दिया था। द ट्रेडर एंड बैंकर यूज दिस मोड्स ऑफ पेमेंट एंड ट्रांसफर मनी फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम द इंडिविजुअल टू अनदर। उन्होंने एक दूसरे के पास जो मैंने चेक लिया, मैंने फिर वो चेक आगे दे दिया, फिर किसी ने वो चेक यूज वस्तु ली फिर आगे दे दिया। इस तरीके से वो एक एक्सचेंज का जो मीडियम बन गया था। The whispered use of commercial paper fed of merchants from the need to carry cash everywhere and made their journey safer. वाणिज्यिक पेपर के व्यापक उपयोग ने व्यापारियों को हर जगह नकदी ले जाने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया और अपनी यात्रा को सुरक्षित बना दिया। यानी कि जो एक पेपर था उनके पास, जो हम कह सकते हैं शेयर बॉन्ड या फिर वो रिटर्न में एक लेटर होता था जो हर जगह लेके जा सकते थे, जिसमें कैश खतरा नहीं होता था। कैश कोई चुरा सकता था, कहीं गिर सकता था, पर उसका ये सब खतरे नहीं थे। Islam did not stop people from making money, provided certain prohibitions from imposed they were. इस्लाम ने पैसे कमाने से लोगों को नहीं रोका था, बस कुछ शर्त थी। रुचि वाले लेन देन गैर कानूनी थे। इंटरेस्ट बियरिंग ट्रांजेक्शन्स वर अनलॉफुल और मनी ऑब्टेन्ड बाय इलीगल मीन्स शुड नॉट बी केप्ट, इट इज़ हार्म फॉर ए मुस्लिम। अवैध संसाधनों से कमाई गई धन को नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह मुस्लिम समुदाय के लिए अच्छी नहीं थी या मुस्लिम समुदाय के धर्म के खिलाफ थी। तो आज हमने जो इस चैप्टर के 5th पार्ट में पढ़ा है वो है, हमने पढ़ा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हुई अरेबिया में, और जो मेजर है अडोप्टेड बाय द स्टेट इम्प्रूव एग्रीकल्चर सिस्टम को किस तरीके से इम्प्रूव किया था, अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, इस्लामिक वर्ल्ड में कॉमर्स सिस्टम कैसे आया, एंड मेथड ऑफ पेमेंट्स एंड बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इस्लामिक वर्ल्ड। तो अब इसका एक ही पार्ट बचा है बेटे, 6th पार्ट, जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस्लाम का उदय और उसका विस्तार कैसे हुआ। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर था इसीलिए इसके पार्ट बनते जा रहे हैं।